आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का यहाँ पर एक वर्ड लिखा है घन। यहाँ एक वर्ड लिखा है घन, इसको मैंने बता दिया है। घन जो है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, दिखाना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वैसे क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वर्ग किया था यानी कि स्क्वायर किया था। यहाँ पर हम घन करेंगे यानी कि पावर 3 निकालेंगे। तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ। हमें ये जो दिया हुआ है वो दिया है 9m, या तो होना चाहिए 9m के रूप में होना चाहिए, या 9m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए, या 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। तो अगर हम BQ प्लस R से कंपेयर करें इसको, तो R यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर तो 0 मिल जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं तो 0 माना जाएगा। यहाँ R 1 है, इसमें R 8 है। Q की जगह पर यहाँ पर M लिखा हुआ है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। और यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है B यहाँ पर कितना है, B यहाँ पर 9 है, तो B हमें मिल गया 9। तो अगर B 9 है तो R की वैल्यू यहाँ पर कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके 8 तक जाएगी। तो फिर तो ये जो हमारा धनात्मक पूर्णांक जो बनेंगे वो बनेंगे पहला बन जाएगा 9m प्लस 0, फिर 9m प्लस 2, 9m, इस रूप में तो हमें लेके जाना है। चलिए अगर हम Q मान लेते हैं तो पहला जो धन पूर्णांक बनेगा, धनात्मक पूर्णांक बनेगा, वो बनेगा हमारा 9Q प्लस 0, 9Q प्लस 1, 9Q प्लस 2, 9Q प्लस 3, 9Q प्लस 4, 9Q प्लस 5, ये 8 तक चलेगा। और फिर हम उन सब का घन करेंगे और फिर घन करने के बाद इस रूप में लाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्योंकि ये लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो B की वैल्यू है वो 9 है और R की जो वैल्यू है वो B से छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो B की वैल्यू 9 है इसका हम निकाल देंगे वर्गमूल। वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी कि B का मान कितना है, B का मान 3 है। अब यहाँ पर तो ये कैसे निकाला गया है, मैंने आपको बताया है कि मैंने यहाँ पर जो नंबर था 9 सॉरी, जो नंबर है उसका आप क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो जो आएगा वो B की वैल्यू होगी। तो अब जो R का मान है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सिर्फ इतना ही रहेगा। तो ये लेना आपके लिए सही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर B की वैल्यू आप 9 नहीं ले सकते थे, आप पहले उसका वर्गमूल निकालेंगे। मतलब देखिए सभी संख्याओं का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि B की वैल्यू क्या है। तो अगर पॉसिबल है, निकल सकता है तो निकाल लीजिएगा, नहीं निकल सकता है तो आपको फिर उसी को लेके सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पर तो ये सॉल्व हो रहा था तो मैंने जो है B यहाँ पर निकाला है, 3 हमें मिल गया है। तो अगर B की वैल्यू 3 है तो R की वैल्यू क्या बनेगी आपका,
आर यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम इन संख्याओं को क्या मान लेंगे। अब क्योंकि ये संख्या यम में दिया हुआ है तो हम क्यू के रूप में लिखेंगे और इस रूप में लागेंगे उसको। और क्योंकि हम यक्स मान सकते हैं या फिर ए मान सकते हैं, इनको आप ए भी मान सकते हैं या यक्स मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं यक्स मान के ही इसको हल कर दे रहा हूँ। मैं लिखूंगा माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है, तब अगर हम यूक्लिड, मैंने इन नंबर्स को x माना है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, सेम वही चीज लिख रहा हूं मैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब क्योंकि यहाँ पर b का मान 3 है तो मैं 3 लिखूंगा, 3q, या तो फिर मैं यूक्लिड प्रमेयिका को पूरा लिख देता हूँ। और यूक्लिड प्रमेयिका वैसे तो वो ये होता है कि a बराबर BQ प्लस R, ये बनता है। तो मैं इसलिए इसको पूरा लिख देता हूँ। यूक्लिड प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R के लिए किसी पूर्णांक जो Q का मान है वो हमेशा सॉरी, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा Q का मान। और ये चीज तो है यहाँ पर, तथा आप यहाँ पर R का मान लिखेंगे। R बराबर कितना आएगा। अब B क्योंकि यहाँ पर 3 है तो R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, इतना है। तो अगर आप यहाँ पर ये जो हमने x माना है वो BQ प्लस R को माना है, तो अगर आप इसको चाहें तो x भी लिख सकते हैं, x बराबर BQ प्लस R, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या माना है। अगर यहाँ a मानते कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है फिर तो आप इसको a बराबर BQ प्लस R लिख सकते थे। क्योंकि हमने x माना है तो इसलिए x बराबर BQ प्लस R लिखेंगे तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। आप इसको समझ लीजिएगा। तो अब हम इसे लिखेंगे। अब इसे हम किस रूप में लिखेंगे। अगर हम अब इसे यानी कि अगर हम x का मान निकालें, x का जो मान आएगा अगर हम r का मान 0 लेते हैं तो x हमें कितना मिलेगा। x हमें मिलेगा 3q मिलेगा। अगर हम r का मान 1 लेते हैं, क्योंकि 0 प्लस 0 होता है लेकिन मैं 0 नहीं लगा रहा हूँ, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, बस यहीं तक ही जाएगा। क्योंकि r का मान 0 है तो 3q बनेगा, 1 है तो 3q प्लस 1 बनेगा, 2 है तो 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है।
आर का जो मान है वो 3Q+1 3Q+2 के रूप का हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आप इसको यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा। अब यहाँ x का जो मान है इस रूप का हो सकता है। अब हम घन का मतलब देखिए क्या होता है। घन का जो मतलब है वो है घात 3, ये घन का मतलब है। अब हम इसका भी घात 3 निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे। और घात 3 को फिर किस रूप में लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे 9m के रूप में, या फिर 9m+1 के रूप में लिखेंगे, या 9m+8 के रूप में लिखेंगे। ये आपको ध्यान देना है। तो पहले मैं यहाँ पर लूँगा 3Q, इसका करूँगा घन, तो ये मिलेगा 3Q गुणा में 3Q गुणा में 3Q, ये मिल जाएगा 3 3 होती हैं 27, और Q की पावर 1 2 3, क्योंकि इनके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो ये पावर जुड़ जाती है गुणा करते समय। अब अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 और यहाँ पर 3 Q की पावर 3। अगर मैं इन दोनों की गुणा करूँगा तो मुझे ये 27 Q की पावर 3 मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इसको क्या मान लूँगा, m मान। इसको मुझे 9m+1 किसी भी रूप में दिखा दीजिएगा, वो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि जो 3Q की पावर 3 है वो उसको मैंने m मान लिया, m मान लिया। तो अब क्या होगा, 9 गुणा का निशान इसकी जगह पर मैं m लिख दूंगा, तो ये 9m के रूप में अपने आप आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये करना था। अब हम लेते हैं 3Q+1। तो जब मैं 3Q+1 की पावर 3 करूँगा तो इसकी पावर 3 करने का मतलब यहाँ पर एक फिर से आइडेंटिटी प्रयोग किया जाएगा। वो आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ। जो आइडेंटिटी हम यहाँ पर अब प्रयोग करेंगे वो इस प्रकार से रहेगा। जब पावर 3 के रूप में दिया हो, ये पावर 3 है और इसमें द्विपद है 3Q+1, तो आइडेंटिटी इस प्रकार से बनती है कि a+b की पावर 3 बराबर होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b। ये इस प्रकार से ये बनता है। a+b की पावर 3 बराबर होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस b। तो यहाँ पर जहाँ a है b है a है b है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं इसी आइडेंटिटी का प्रयोग करूँगा। तो अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो आइडेंटिटी हमारी बनेगी a+b की पावर 3 बराबर, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस की आइडेंटिटी प्रयोग कर रहे हैं। माइनस की भी होती है तो माइनस का होगा तो आपका माइनस का भी हो जाएगा। माइनस की कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ अगर माइनस आएगा तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ सब माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा। तो a+b का पावर 3 बराबर होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b। अब जहाँ आपको a है वहाँ आपको लिखना है 3Q, जहाँ b है वहाँ लिखना है 1। तो a की पावर 3 यानी कि 3Q की पावर 3, b का मतलब 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू a का मान 3Q है इंटू b का मान 1 है, ब्रैकेट में आएगा a+b यानी कि a का मान 3Q प्लस b का मान 1। तो अब अगर आप इसकी पावर 3 निकालेंगे तो 3Q को 3 बार लिखना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 27Q की पावर 3। 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 रहेगा, प्लस
3 3 9, ये रहेगा 9 क्यू, ब्रैकेट में रहेगा 3 क्यू प्लस 1। तो जब आप इसको आगे करेंगे 27 क्यू की पावर 3 प्लस इस 1 को आप लास्ट में भी ले जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको लास्ट में लिख देता हूँ और ये जो 9 क्यू है इसकी गुणा पूरे ब्रैकेट में कर देता हूँ। तो 9 तियां हो जाएगा, ये 27 क्यू की पावर आ जाएगा 2 प्लस 9 क्यू की 1 में करेंगे तो 9 क्यू, और जो प्लस 1 यहाँ पर था इसको मैंने लास्ट में लिख दिया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने अपनी सुविधा के लिए लिखा है ताकि मैं इसको 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकूं। तो ये मैंने अपनी सुविधा के लिए जो 1 यहाँ पर था उसको मैंने लास्ट में लिख दिया है और 9 क्यू की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर दिया है। अब आप इस पूरे तीनों पद में कॉमन ले लीजिए। तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 9 बाहर है तो ये 27 क्यू की पावर 3 है, तो 9 तिया 27, 3 बचेगा क्यू की पावर 3, 9 तिया 27 यहाँ पर भी आएगा क्यू की पावर 2, 9 यहाँ पर बाहर है तो यहाँ क्यू बचेगा और प्लस 1 आया। अब इस पूरे को आप क्या मानेंगे, जहाँ 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू की पावर 2 प्लस क्यू, इसको हम m मान लेंगे। तो जब इसको m मान लेंगे तो ये 9 गुणा इस पूरे की जगह पर m आ जाएगा और प्लस का 1, तो ये 9m प्लस 1 के रूप में लिखा गया। तो ये आप देख सकते हैं। अब एक और है जो कि 9q प्लस 2 है, इसको भी हम लाते हैं। तो जो तीसरा यहाँ पर है, तीसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है 3q प्लस 2 का क्यूब। अब हमें इसको करना है। तो जब आप इसे करेंगे तो इसको आप a मानेंगे और इसको आप b मानेंगे और फिर से आप a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो a प्लस b की पावर 3 ये बराबर होती है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, a की जगह पर लिखेंगे 3q, b की जगह पर 2। तो ये आ गया 3q की पावर 3, b की जगह पर 2 रहेगा तो इसकी पावर 3 प्लस 3 इंटू a की जगह पर 3q इंटू b की जगह पर 2 और ये आ गया 3ab। फिर ब्रैकेट लगाना है और उसमें भी a प्लस b लिखना है। तो a की वैल्यू रखेंगे 3q प्लस b की वैल्यू 2। सॉरी। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसकी पावर 3 को आप सॉल्व करेंगे 27 क्यू की पावर 3 मिलेगा। 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 2 को आप 3 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आपको मिल जाएगा। तो ये 8 मिल गया प्लस 3 तिया 9 दूनी 18 क्यू, ब्रैकेट में आएगा 3q प्लस 2। मैं अपनी सुविधा के लिए इस 8 को लास्ट में ले जाऊंगा तो 27q की पावर 3 प्लस, अब मैं 18q की गुणा पूरे ब्रैकेट में करूंगा तो 18 तिया हो जाएगा हमारा 54, q की पावर 2 आएगा प्लस 18 दूनी हो जाएगा 36 और ये q भी ये साथ में प्लस 8 को मैं लास्ट में लिख दूंगा मैं इस 8 को अपनी सुविधा के लिए। अब मैं इस तीनों पदों में कॉमन लूंगा तो मुझे क्या कॉमन मिलेगा, 9, क्योंकि मुझे बाहर 9 ही तो चाहिए। मतलब मुझे अगर इसको 9m या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिखना है तो 9 तो होना ही चाहिए उसके अंदर, इसलिए मैं हर बार 9 ही कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं 9 कॉमन लूंगा तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, 9 तिया 27 क्यू की पावर 3 मिलेगा
और फिर 9 छीक 54 क्यू की पावर 2 मिलेगा, प्लस 9 चौक 36 और यहाँ पर क्यूब अंदर, क्यू यहाँ पर बाहर नहीं है तो अंदर लेना पड़ेगा, और प्लस का ये 8 रहेगा। तो अब अगर आप यहाँ पर मान लें कि 3 क्यू की पावर 3 प्लस 6 क्यू की पावर 2 प्लस 4 क्यू, ये अगर हमारा m बन जाए तो अब आप लिख सकते हैं, तो 9 गुणा इस पूरे की जगह पर m लिख दें और प्लस का 8 लिख दें, तो 9m प्लस 8 बन गया। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से यहाँ पर हमने घन किया है। पहले तो हमने जो यूक्लिड वाले प्रमेय का था उसमें हमने x को धनात्मक पूर्णांक माना है। पहले हम a मानते थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में x मान रहे हैं, और b का मान 3 है, और b का मान कैसे 3 निकला वो मैंने आपको समझाया है। और फिर जब आप यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे तो x बराबर बी क्यू प्लस आर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने धनात्मक पूर्णांक को x लिया है। और फिर जो q का मान होता है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। r का मान ये है हमारे पास। तो जब आप x का मान निकालेंगे तो आपको 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का ही मिलेगा। उसके बाद आपने इन तीनों में से हर एक का घन निकाला, यानी कि पावर 3 निकाला, और उसको आपने 9m प्लस 1 और फिर 9m प्लस 8 के रूप में आपने लिखा। क्वेश्चन में यही आपको कहा गया था। तो इस प्रकार से ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको इसमें इतना ही करना था। चलिए, ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब जो है हमारा एक्सरसाइज 1.2 जो है वो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के ऊपर आधारित है। हम पहले अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को करेंगे और उसके बाद फिर जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको सीखते हैं। तो जो एक्सरसाइज 1.2 के लिए हमें जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए उसमें सबसे पहला आता है प्रमेय 1.2। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय। ये चीज यहाँ पर आपको करना है। तो पहले मैं इसको समझाता हूँ कि ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है। पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है वो इस प्रकार से है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों
गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे देखिए, प्रमेय में ज्यादा कुछ नहीं है। आप भाज्य संख्याओं को जानते ही हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती है। मैंने आपको समझाया है पिछले वीडियो में। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं आप उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और ये गुणनखंड जो होता है ये एक अद्वितीय होता है, मतलब केवल एक ही होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम भाज्य संख्याएं लें और उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें तो वो इस प्रकार से बनता है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 8 है, तो 8 तो एक भाज्य संख्या है। जब आप इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, तो यह आया 2 गुणा 2 गुणा 2। और इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3, इन सब के ऊपर एक एक पावर है तो 2 की पावर आप इसको 3 लिख सकते हैं। तो ये जो आपने लिखा है यही है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जरूरी नहीं है कि वो 8 हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप 16 ले सकते हैं, आप 25 ले सकते हैं, आप 36 ले सकते हैं, आप 49 ले सकते हैं, आप 100 लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी आप ले लीजिए। तो चलिए मैं इन सबका और बता देता हूँ। 16 का जब आप निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये बन गया हमारा। फिर 25 का आप क्या लिखेंगे, 5 गुणा 5, इनकी पावर 1 1 है तो 5 की पावर 2 लिखेंगे। 36 का क्या बनेगा, 2 3 6, 2 3 6 हो गया। और 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 3 36 हो जाएगा। मतलब कि 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, आगे पीछे हो सकते हैं ये, लेकिन आपका जो क्रम है वो सही होना चाहिए। 2 दूनी 4 3 12 3 36 सही है ये। तो इसको जब आप लिखेंगे, कैसे आप लिखेंगे इसको, 2 की पावर 1 ये और 1 ये, तो 2 की पावर 2 बनेगा, गुणा 3 की पावर कितना बनेगा, 1 इसका और 1 इसका, यानी कि 3 की पावर 2। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्या है, ये भी है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। 49 को लिखेंगे तो 7 गुणा 7 बनेगा, 7 7 49 होता है। 7 की पावर कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि एक पावर इसकी 2 बन जाएगा। जब आप 100 को लिखेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया, 10 दूनी 20 और 20 पंचे 100। तो इस प्रकार से बन जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। तो जब आप इसको लिखेंगे तो 2 की पावर 1 ये और 1 ये, तो यानी कि 2 आ गया, गुणा 5 की पावर 1 ये 1 ये, यानी कि 5 की पावर 2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कोई भी जो भाज्य संख्याएं होती है उनको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो अभाज्य गुणनखंड होता है ये क्रम में होता है और अद्वितीय होता है। क्रम में तो आप लिख ही लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये मैंने घातांक के रूप में यानी कि पावर के रूप में भी लिख के दिखाया है कि आप इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यही है हमारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये जो आप किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में और उसको पावर के रूप में लिखेंगे, यही है आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जो यहाँ पर उसने लिखा है मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है, यही है। चलिए अब यहाँ पर और क्या है समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज लेते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो भी जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब से बात करेंगे हम।
तो एक्सरसाइज लेते हैं 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो भी संख्याएं दिया हुआ है पहले उनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद फिर उस गुणनफल को हम पावर के रूप में भी लिखेंगे। यही हमें पहले क्वेश्चन में करना है। तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट जो हमें दिया हुआ है वो दिया है 140। तो अगर आप 140 के फैक्टर निकालें तो पहले आप 2 से काटेंगे तो ये मिलेगा 2 सत्ते 14, 0 आ जाएगा, यानी कि 2 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। 5 से करेंगे 5 सत्ते 35 और 7 से करेंगे 7 एकम 7। तो इसके फैक्टर में आपको मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये मिल जाएगा। अगर आप पावर के रूप में लिखना चाहते हैं तो 2 की पावर बनेगा, एक इसका एक 2 की पावर 2, 5 का कोई पावर नहीं है, 7 आपका एज इट इज रहेगा। तो यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से आपको लिखना है। फिर आप सेकंड पॉइंट को सॉल्व करेंगे। सेकंड में दिया है 156। तो जब आप 156 का फैक्टर करेंगे तो पहले आप इसको 2 से काटिएगा। जब 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 2 सत्ते 14, एक बचेगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 तीन 6 और 2 एक बचेगा, 2 नीम हो जाएगा 18। फिर आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर आप इसको 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर में आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा में 13। पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर एक इसका और एक इसका, यानी कि 2 आएगा। 3 आपका एज इट इज रहेगा, 13 आपका एज इट इज रहेगा। यही आपका आंसर है। तो इसी प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद तीसरी संख्या इसमें दिया हुआ है हमें 3825 दिया है। तो जब आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 3825 पहले आप इसको कितने 2 से देखेंगे तो 2 से ये कटेगा नहीं, तो 3 से काट लीजिए। 3 एकम 3 होगा और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा तो 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, एक बचेगा 3 बचे 15। फिर इसको 3 से काटिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, एक बचेगा 3 बचे 15। फिर आप इसको कितने से काटेंगे, आप इसको 5 से काट सकते हैं, 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा 5 बचे 25। फिर आप इसको 5 से काट सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, अगर आप 85 को देखें पाँच एकम 5 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा तो ये 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और फिर 17 एकम 17। इसके फैक्टर में आपको मिलेंगे 3 गुणा 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17। तो जब आप इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर 2, 5 को पावर के रूप में लिखेंगे 5 की पावर 2 और गुणा में 17। इस प्रकार से ये हमारा ये आ गया। तो ये कुछ इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोर्थ पॉइंट लेते हैं। इसमें दिया है 5005। इसका जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 5005 का पहले आप इसको कैंसिलेशन काटेंगे। तो चलिए 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब जब आप इसको देखेंगे तो इसको आप 7 से काट सकते हैं। 7 एकम 7 होगा तो ये 3 बचेगा, तो 3 बचेगा तो कितना हो गया, 3 7 चौक 28 हो जाएगा। और फिर 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 तिया 21, तो ये आ गया। अब आप इसको 11 से काट के देखिए तो 11 एकम 11 होगा, 3 बचेगा, 11 तिया 33। अब आप इसको 13 से काट सकते हैं, 13 एकम 13। तो फैक्टर बनेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13,
ये हमारे फैक्टर बनेंगे। पावर के रूप में किसी को भी लिखा नहीं जा सकता है क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। और फिर हमारा लास्ट है, फिफ्थ पॉइंट है 7429। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे 7429 को, तो आप पहले सोचिए कि ये कौन से नंबर से कटेगा। तो आप 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे नहीं कटेगा, 11 से काटेंगे नहीं कटेगा, 13 से काटेंगे नहीं कटेगा, 17 से कोशिश कर सकते हैं। तो 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 17 चौक कितना हो जाएगा, 17 चौक 68। कितना बचेगा, 17 चौक 68 के बाद हमारा बचेगा 6, 68 के बाद 69 70, यानी कि 6 बचेगा, 6 यानी 62 हो जाएगा ये। तो 17 51 हो जाएगा फिर, और ये 62 है तो 51 हुआ, तो यानी कि कितना बचेगा, ये बच जाएगा 17 3 9 और 2 11 बचेगा, और फिर ये 119 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119, तो इतनी बार जाएगा। फिर आप इसको 19 से काटेंगे क्योंकि 17 से अभी कटेगा नहीं, तो 19 से काटेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 17 19 दूनी 38 हो जाएगा। 38 के बाद में कितना बचेगा, 38 के बाद में बच जाएगा 5, तो 19 3 हो जाएगा 57, क्योंकि 5 उधर जाएगा तो 57 हो जाएगा, 19 से 57, और फिर 23 को आप एक बार ले जाएंगे। तो इसके फैक्टर में आ गए हमारे 17 गुणा 19 गुणा में 23। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। ज़्यादा कुछ दम नहीं था। एक्सरसाइज ये बहुत इजी है, बस आपको क्वेश्चन को समझते जाना है और सॉल्व करना है बस। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो समझना है, जैसे कि हम HCF के बारे में पहले से ही जानते हैं। हमने 1.1 जो एक्सरसाइज था उसमें पहला क्वेश्चन HCF को ही फाइंड किया था, और उसमें हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया था, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यानी कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग किया था, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग किया गया था। तो इस एक्सरसाइज 1.2 में भी हम HCF और LCM को फिर से फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेथड है वो बदल जाएगा। मतलब कि अब आप यहाँ पर विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, आप यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करके HCF और LCM को ज्ञात करना सीखेंगे। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो LCM होता है जो LCM होता है वो क्या होता है। तो LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट, अगर आप LCM की फुल फॉर्म लोवेस्ट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लोवेस्ट या लीस्ट, हर जगह अलग अलग लिखा हुआ है LCM की फुल फॉर्म, तो इसलिए इसको लोवेस्ट भी लिखा गया है कहीं कहीं, और फिर कहीं कहीं इसको लीस्ट भी लिखा गया है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, LCM, चलिए मैं लोवेस्ट लिख देता हूँ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या है, LCM की फुल फॉर्म है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये LCM की फुल फॉर्म है। और LCM जो है, हम जो LCM फाइंड करेंगे वो करेंगे गुणनखंड विधि का प्रयोग करके, तो इजीली आप इसको फाइंड करना भी सीख जाएंगे। अब ये होता क्या है तो अगर आप LCM की बात करें, मान लीजिए कि हमारे पास, चलिए मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, एक उदाहरण ले लेते हैं LCM को समझने के लिए। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पर हम LCM निकालें, दो संख्याएं लेते हैं 12 और 24। तो 12 और 24 का जब हम LCM निकालेंगे तो आप 12 के गुणनखंड करेंगे पहले, तो
2 गुणा 2, 2 दूनी 4 3 12 हो गया। फिर आप 24 का भी गुणनखंड करेंगे, क्योंकि मैं गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 दूनी फिर 24 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 3 12, ये तो 12 का गुणनखंड है। 24 का है 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, सही है। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन है पहले तो वो लिखिए, ये भी दोनों में कॉमन है, ये लिखा गया। 3 भी दोनों में कॉमन है तो 3 भी लिखा जाएगा। फिर जो कॉमन नहीं है, जैसे कि ये कॉमन नहीं है, इसको भी गुणनखंड में लिखा जाएगा और फिर सबका गुणनफल निकाल देंगे। 2 दूनी 4 3 12 3 24। तो एलसीएम जो आया है ये आया है 24। तो अब ये जो 24 आया है, ये जो है एलसीएम आप देखेंगे कि ये 12 और 24 के बराबर आया हुआ है। जरूरी नहीं है 24 के बराबर आएगा, 24 से बड़ा भी आ सकता है। इस प्रकार से आप इसको फाइंड करेंगे, निकालेंगे। तो अगर आप इसको देखें तो 24 जो है वो 12 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा और 24 से भी विभाजित हो जाएगा। तो अब अगर आप इसको परिभाषित करना चाहें एलसीएम को, तो एलसीएम जो होता है वो किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का तो आप निकाल सकते हैं। एलसीएम हमेशा 2 संख्याओं का या 2 से अधिक कितनी भी संख्याओं का आप निकाल सकते हैं। तो जो एलसीएम है, एलसीएम किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह मान होता है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कि एलसीएम जो है किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह मान होता है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने 12 और 24 का एलसीएम निकाला, कितना मिला, 24 मिला। तो ये जो 24 मिला हुआ है एलसीएम, उसको अगर आप इस 12 से भाग करें तो भी ये पूरा पूरा काट देगा, 12 दूनी 24 और शेषफल आपको 0 मिलेगा। और इसी प्रकार से अगर आप इस 24 को इस दूसरी संख्या से भाग करेंगे तब भी ये उसको भी पूरा पूरा विभाजित करके और शेषफल क्या देगा, 0। यही यहाँ पर एलसीएम होता है। ये किन्हीं भी 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का या 4 संख्याओं का निकाला जा सकता है। तो एलसीएम जो है वो किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह मान होता है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मैंने आपको दिखाया है कि ये जो एलसीएम है 24, वो इन दोनों संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 3 संख्याएं भी हो सकती हैं, 4 संख्याएं भी हो सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो एचसीएफ और एलसीएम हैं दोनों को हम फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो मैं एक एक करके तीनों ही पॉइंटों को समझा देता हूं, आप इसको समझ लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पहले मैं पहला पॉइंट लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें दिया हुआ है 26 और 91 दिया है। तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो लिख देते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। इस विधि से कर रहे हैं। तो जब आप इसको देखेंगे गुणनखंड विधि से करके, तो 26 के कर दीजिए गुणनखंड। तो 26 के गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो ऐसे बनाएंगे आप। 2 से करेंगे तो 2 13 दूनी 26, फिर इसको 13 यानी कि एक बार जाएगा। तो इसके गुणनखंड में तो 2 गुणा 13 आपको मिलेगा। और 91 का जब आप निकालेंगे 91 का, तो आप 7 से करेंगे, 7 एकम 7 और फिर 2 बचेगा, 7 तिया 21 और फिर 13 को आप एक बार ले जाएंगे। तो यह आ जाएगा 7 गुणा 13। तो अब आप जो मर्जी वो निकाल लीजिए। पहले हम निकाल लेते हैं HCF। तो इसलिए जब आप HCF लिखेंगे 26 का और 91 का, तो HCF क्या है? HCF वह नंबर है जो दोनों में कॉमन है। जैसे कि 13 इसमें है और 13 इसमें है, दोनों में कॉमन है ये। तो यही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अगर और भी संख्याएं कॉमन होती तो उनको भी हम गुणनफल के रूप में लिख देते और सबको गुणा कर देते, HCF निकल जाता। तो HCF के लिए सिर्फ आपको कॉमन नंबर्स को ही लेना होता है। अगर एक बार है तो एक बार लेंगे, अगर 2-3 संख्याएं कॉमन है तो 2-3 को लिख लेंगे, उन सबका गुणनफल निकाल देंगे तो HCF निकल जाएगा। और जब आप इसके अंदर, मुझे और लिखना चाहिए था, मैंने एंड लिख दिया। जब हम इसमें LCM निकालेंगे किसका 26 और 91 का, तो LCM निकालने के लिए जो चीज कॉमन है उसको आप एक बार लिखेंगे, और अब जो कॉमन नहीं है उसको भी गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा। जैसे कि 2 कॉमन नहीं है तो 2 भी लिखा जाएगा, 7 कॉमन नहीं है 7 को भी लिखा जाएगा। और फिर आप इन सब का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 सत्ते 14 और 14 की गुणा आपको किस में करना है? 13 में करना है। तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 2 सत्ते 14 की गुणा 13 में करना है। तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। 14 की गुणा 13 में 3 चौक 12 2 हाथ से लिख, 3 एकम 3 और 1 4, ये मिलेगा 4 और 1 यानी कि 2 4 4 8। तो 182 आपको LCM मिल गया। तो अब अगर हम जांच करें जो उसमें कहा गया है, जांच क्या करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर है HCF गुणा LCM के। ये जांच करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दो संख्याएं हैं, पहले संख्या को A मान लीजिए, दूसरी संख्या को B मान लीजिए। तो बराबर HCF A और B का गुणा LCM A और B का। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख के कर सकते हैं। एक ही बात है, बस समझने की बातें हैं। यहाँ पर दो संख्या यहाँ पर A B है और इन्हीं ए बी संख्याओं का HCF और इन्हीं ए बी संख्याओं का LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको दिखाना है। तो आप किसी से भी लेके सॉल्व कर लीजिए। ये आपका A है और ये आपका B है, इसको भी ध्यान दीजिए। 26 यहाँ पर A है, 91 यहाँ पर B है। तो A और B का मान जब आप रखेंगे 26 इंटू 91, HCF A और B कौन सी संख्याएं हैं?
26 और 91 है गुणा। एलसीएम कौन सी संख्याएं हैं? 26 और 91 का। तो जब आप इन दोनों की गुणा कर देंगे, इन दोनों की आप गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 2366। कितना मिल जाएगा? 2366। और फिर एचसीएफ जो आया है 26 और 91 का कितना है? 26 और 91 का एचसीएफ कितना है? 13 गुणा एलसीएम 26 और 91 का कितना आया है? ये रहा 26 और 91 का जो एलसीएम आया वो आया 182। तो जब आप इसका तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 2366, जब इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा 2366। तो इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल आ गया है, मतलब ये जांच सही है। अगर इक्वल नहीं आता, बराबर नहीं आता, तो जांच गलत थी। अब क्योंकि बराबर आ गया तो आप लिख सकते हैं कि जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष वो बराबर आया है बायां पक्ष की। बस यही जांच आपको और करना था। या तो आप डायरेक्ट इसमें रख के कर लीजिए, या मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आपको जांच करना है। अब मैं यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट लेता हूँ। सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है 510 और 92, ये हमें दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो फैक्टर निकालेंगे, दोनों के ही फैक्टर निकालेंगे। तो पहले 510 का हम फैक्टर निकाल देते हैं। तो जब आप इसके फैक्टर निकालेंगे, वैसे तो कहीं भी निकाला जा सकता है, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ 510 का। तो आप पहले इसको कितने से काटेंगे? पहले आप इसको 2 से काटेंगे। तो 2 का पहाड़ा 25 बार पढ़िए, तो 50 आ गया, एक बचेगा, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर इसको 3 से काट के देखेंगे, 3 अठे 24, एक बचेगा, 3 से कट जाएगा, तो इसको 3 से भी काटा जा सकता है, 3 अठे 24 होगा, तो एक बचेगा, तो ये 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, 3 से नहीं कटेगा, अब इसको 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5 होगा, 3 बचेगा, तो ये 35 हो जाएगा, 5 सते 35। तो यहाँ पर ये 17 बचेगा, 17 एक अभाज्य संख्या है, इसको आप 17 से ही काट सकते हैं। तो इसके फैक्टर में मिलेगा आपको 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। फिर आप इसी तरह से 92 का भी फैक्टर निकालेंगे। 92 का जब आप फैक्टर करेंगे तो इसको भी 2 से काटिए, 2 चौक 8, एक बचेगा, 2 छिक 12, 2 से काटेंगे, फिर से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर आप इसको 23 से काट सकते हैं, 23 एकम 23। तो इसके फैक्टर में आएगा 2 गुणा 2 गुणा 23। तो अब आप इसमें एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। फैक्टराइज मेथड बहुत इजी है, गुणनखंड विधि। तो एचसीएफ निकाल रहे हैं किन दो संख्याओं का? 510 का और 92 का। तो एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो कौन सी संख्या जो दोनों में कॉमन है? ये 2 जो है दोनों में कॉमन है। और कोई संख्या जो दोनों में कॉमन मिले? इन दोनों में और कोई संख्या जो दोनों में कॉमन मिले? नहीं है। तो एचसीएफ 2 मिल गया। और जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किन दो नंबर का निकाल रहे हैं? 510 का और 92 का। तो अब आप क्या करेंगे? एलसीएम की कंडीशन में जो नंबर दोनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिखना है, और देखिए और तो कोई नंबर कॉमन है नहीं। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 2 इसमें, 2 इसमें नहीं, 5 इसमें, 5 इसमें नहीं, 23 इसमें है, तो 23, 17 इसमें, 17 इसमें। तो बाकी के जो नंबर बचे हैं 3, 5, 17, 2, 23, इन सबको भी गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा। मैंने 3, 5, 17 को लिख लिया, ठीक है। अब मैं 2 और 23 को भी लिखूंगा क्योंकि इनको भी लिखना जरूरी है।
तो अब मुझे सिर्फ इन सब का गुणनफल निकाल देना है, तो एलसीएम हमारा निकल जाएगा। तो जब आप इन सब का गुणनफल करेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा कितना, 23460। इन सब की मल्टीप्लाई करने पर आपको एलसीएम इतना मिल जाएगा। तो अब आपके पास इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है 2 और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है ये। तो अगर आप जांच करेंगे तो जांच के लिए मैं लिख रहा हूँ a गुणा b बराबर एचसीएफ किन दो नंबर का, a और b का, गुणा एलसीएम किन दो नंबर का, a और b का। तो ये आपका a है और ये आपका b है। तो a की जगह पर आप लिखेंगे 510, b की जगह पर लिखेंगे 92। एचसीएफ a और b का कितना आया है, a और b का एचसीएफ आया है 2। तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, एचसीएफ ब्रैकेट a कितना है 510,92 गुणा एलसीएम कौन से दो नंबर हैं 510,92 का। तो जो 510 और 92 का एचसीएफ आया वो 2 आया है, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, फिर गुणा का निशान। एलसीएम इन दोनों नंबर का कितना आया है 510 और 92 का जो एलसीएम आया है वो आया है 23460। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 की उड़ा 0 में करेंगे 0, 2 की उड़ा 6 में करेंगे 2 6 12 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 2 दूनी 4, 46,920 मिलेगा। तो इसमें भी गुणा करने पर आपको यही मिलेगा 46,920। चाहे तो आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, यही आपको मिलेगा। तो फिर आप लिख दीजिए कि जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष जो है वो बाएं पक्ष के बराबर है। बस यही आपको यहाँ पर करना है। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, देखते हैं थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया है और उसमें हमें कौन से दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के फिर उसको जांच भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि पहले एचसीएफ निकालिए और फिर एलसीएम और फिर उसके बाद जांच कीजिए। तो यहाँ पर अब हम तीसरा लेते हैं। तीसरा पॉइंट में हमें जो नंबर दिया है वो दिया है 336 और फिर दिया हुआ है 54। तो पहले तो आप 336 के गुणनखंड करेंगे और उसके बाद आप 54 का करेंगे। तो 36 का जो फैक्टर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर चलिए मैं इसका फैक्टर निकाल भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 2 से काटते हैं पहले, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया है, तो 4 बार लिखा गया है। फिर 3 लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे, ये फैक्टर आ गए। जब आप 54 का करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 3 6 3 18 3 54, इस तरह से हो गया। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इजी तो बहुत है लेकिन अभ्यास की जरूरत आपको पड़ेगी। तो इसलिए जब आप इसमें एचसीएफ देखेंगे तो जो कॉमन नंबर है उनको ले लीजिए। 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, तो 2 लिखिए। और देखिए 3 फिर आ गया इसमें और फिर 3 हमारे पास 3 है, फिर से 3 लिखिए कॉमन। अब इसमें 3 तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब कि अब और कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया है, आपस में गुणा कर लीजिए दोनों का, तो 2 3 6, ये एचसीएफ निकल गया है। इसी प्रकार से आप जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में जो दोनों में कॉमन है पहले तो वो लिख लीजिए। 2 ये वाला दोनों में कॉमन है,
और फिर ये वाला 3 भी दोनों में कॉमन है। अब बाकी के जो नंबर बचे उनको भी लिख लीजिए मल्टीप्लाई में। जैसे कि 2 यहाँ पर बचा है 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर यहाँ 7 भी बचा है, 7 भी लिखेंगे। फिर गुणा नीचे बचा है, यहाँ पर 3 बचा है और फिर 3 बचा है। तो जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको एलसीएम मिलेगा 3024, ये आपको मिल जाएगा। और फिर जब आप इसकी जांच करेंगे, जब आप जांच करेंगे तो आप लिखेंगे कि a गुणा b बराबर, आप फॉर्मूले को ऐसे भी अगर लिखना चाहें HCF गुणा LCM तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। a यहाँ पर है 336 और b यहाँ पर है 54। तो a की जगह आप 336 लिखेंगे और b की जगह 54 लिखेंगे। HCF की जगह आप 6 लिखेंगे और LCM की जगह पर 3024 लिखेंगे। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 18144 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर भी आपको यही मिलेगा 18144। तो ये दोनों बराबर आ गया है। दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो जांच भी सही है। तो इस प्रकार से आप HCF और LCM को गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद आप जांच करेंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप चाहें तो आप आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं। अब तक तो केवल 2 संख्याएं थी, अब 3 संख्याएं हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूं, 3 संख्याओं का HCF आप LCM दोनों कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं सिखा देता हूं, फिर हम आराम से करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 को ना करवा के कि आपको एग्जाम्पल करवा देता हूं। आप एक उदाहरण कर लीजिए। उदाहरण के लिए यानी कि 3 संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना। 3 संख्याएं मान लीजिए हमारे पास कौन कौन सी हैं। मान लीजिए पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या है 72 और तीसरी संख्या है 120। और आप इन तीनों ही संख्याओं का क्या ज्ञात करना चाहते हैं? तीनों ही संख्याओं का आप HCF और LCM ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप इनको फैक्टराइज कर लीजिए। तो 6 को करेंगे तो 2 गुणा 3 बनेगा, क्योंकि 2 3 6 बनेगा। अब आप 72 को भी फैक्टराइज कर लीजिए। तो जब आप 72 को फैक्टराइज करेंगे तो मैं करके दिखा देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये 72 के लिए 2 से आप काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे 18 दूनी 36। फिर आप इसको 2 से काटेंगे, 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। तो इस प्रकार से आपको 72 का गुणनखंड क्या मिलेगा? 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 और फिर गुणा 3। अब आप 120 का भी फैक्टर निकाल देंगे। तो जब आप 120 का फैक्टर निकालेंगे तब भी आपको इसी तरह से फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2 से करेंगे, 2 6 12 60 मिलेगा। 2 का पहाड़ा 30 बार ले जाएंगे, 2 का पहाड़ा 15 बार ले जाएंगे, 3 5 15, 5 एकम 5। तो फैक्टर में मिलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ध्यान दीजिएगा, मैं तीनों ही संख्याओं का HCF और LCM निकाल रहा हूँ और विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैं फैक्टर ही कर रहा हूँ, गुणनखंड कर रहा हूँ, इसलिए इसको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं। आप ऊपर लिख भी लीजिएगा कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके किया जा रहा है। गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
तो जब आप HCF निकालेंगे तो HCF की कंडीशन तो बहुत इजी है। क्या है कि तीनों में ही कॉमन मिलना चाहिए। जो नंबर जो तीनों में कॉमन है वही है HCF। 2 मिला इसमें, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तीनों में मिल गया 2। और देखिए क्या 1 2 तो मिल गया। और सॉरी, और देखिए जो दोनों में कॉमन हो, 3 इसमें तो है, इसमें भी है और इसमें भी है। हाँ 3 भी है, तो 3 इसमें मिला, 3 इसमें मिला, 3 इसमें मिला, तो इसका मतलब तीनों में हमें 3 और मिल गया। गुणा करके इसको भी लिखेंगे। अब इसमें तो कुछ नहीं है तो तीनों में कॉमन मिलेगा ही नहीं, तो इस प्रकार से हमारा HCF कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। और जब आप LCM निकालेंगे, LCM, तो जो तीनों में कॉमन है उसको तो लेना ही है। जैसे कि 2 मुझे तीनों में मिल गया कॉमन, तो मैं इसको भी लिखूंगा। 3 भी मुझे दोनों में कॉमन मिल गया, तो मैं 3 भी लिखूंगा। अब जो कॉमन नहीं है, यानी कि देखिए अभी आप 6 में तो संख्याएं बची नहीं हैं, लेकिन 72 और 120 में बचा हुआ है। देखिए ये वाला 2 भी है कॉमन, ध्यान दीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। इसमें तो संख्याएं नहीं बची हैं। LCM के लिए आपको ये भी दो संख्याओं 2 में अगर कॉमन है उसको भी आपको लेना पड़ेगा। अगर कोई नंबर 2 में भी कॉमन है तो उसको लेना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला 2 दोनों में कॉमन है तो आप 2 को लिखेंगे। फिर ये वाला 2 भी है, ये भी दोनों में कॉमन मिल गया, फिर इसको भी लिखिए। और क्या बचा, और कोई है जो दोनों में कॉमन मिले, नहीं। तो पहले हम तीनों में कॉमन देखते LCM की कंडीशन में, कि पहले आप तीनों में कॉमन देखेंगे, फिर आप किन्हीं भी 2 में भी अगर कॉमन है तो उसको भी लिखेंगे, चाहे वो इन दोनों में हो या इन दोनों में हो या इन दोनों में हो। तीनों में से किसी भी 2 में अगर कोई संख्या कॉमन है LCM ज्ञात करते समय, तो आप उसको जरूर लिखेंगे कॉमन में। तो ये चीज हो गया। अब आप उन नंबर को लिखिए जो कॉमन नहीं है। जैसे कि जो निशान लगे हुए हैं वो तो हमने सारे कॉमन ले लिए हैं, लेकिन 3 और 5 पे निशान नहीं लगा हुआ है, तो ये और बचा हुआ है, इसको भी मैं गुणनफल में लिख लेता हूँ। 3 गुणा 5। अब सबका गुणनफल कर देते हैं और आंसर आ जाएगा। तो 2 3 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24, और 24 3 हो जाएगा हमारा 72 की गुणा हम करेंगे 5 में। तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी कि आपको LCM कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। HCF की कंडीशन में तो सिर्फ कॉमन नंबर को लेना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर को, तीनों में ही होना चाहिए, क्योंकि 3 संख्याओं का हम निकाल रहे हैं। अच्छा, LCM की कंडीशन में पहले तो तीनों में कॉमन देखना है, फिर किन्हीं भी 2 नंबर में भी अगर कॉमन है कोई संख्या तो उसको भी लेना है, चाहे वो किन्हीं भी 2 में हो। तो इस प्रकार से फिर आप लिख के और फिर जो बचेगा उसको लिख लीजिए, और सबका गुणनफल करके आप LCM निकाल सकते हैं। तो यही प्रोसेस हमें क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमें दिया हुआ है, इसमें दिया है 12 दिया है, 15 दिया है, 21 दिया है। कह रहा है गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, तो लिख लेते हैं गुणनखंड विधि का प्रयोग। तो 12 का गुणनखंड करिए, 2 दूनी 4 3 12, ये बन जाएगा। 15 का करिए, 3 5 15, 21 का करिए, 3 7 21। तो ये तो डायरेक्ट हो गए, बहुत ही छोटी संख्याएं हैं इसलिए डायरेक्ट हो गया। तो इसलिए जब आप HCF निकालेंगे तो HCF की कंडीशन में तो सिर्फ कॉमन नंबर को देखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर।
तो 2 तो सब में कॉमन है नहीं, सिर्फ एक ही संख्या है जो दोनों तीनों में कॉमन हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 है। 3 ही है ऐसा संख्या जो कि हमें कॉमन मिला है। और कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं है। तो HCF कितना मिलेगा आपको? 3। और फिर जब आप LCM निकालेंगे तो जो तीनों में कॉमन है वो लिखेंगे। क्या कोई नंबर 2 में भी कॉमन है? देख लेते हैं। 2 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, नहीं है। 5 इसमें है तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, नहीं है। मतलब अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचा है जो किन्हीं 2 में भी कॉमन हो। कोई भी नहीं बचा है ना। तो एक काम करिए, अब जो बाकी के नंबर हैं सबको लिख लीजिए। तो ये दोनों बचे हुए हैं, 2 गुणा 2, ये 5 बचा हुआ है, फिर ये 7 बचा हुआ है। अब आप इन सबका गुणनफल करके निकाल सकते हैं आंसर। तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60, और 60 के गुणा 7 में करेंगे तो 420 आपको LCM मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। इसमें कौन कौन से नंबर हैं? इसमें है 17, 23 और 29। तो अगर आप इनका फैक्टर करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा फैक्टर में? चलिए देखते हैं। 17 का तो कोई गुणनखंड ही नहीं बनता है, फिर भी आप इसको 1 गुणा 17 लिख सकते हैं। 23 का भी कोई गुणनखंड नहीं बनता है तो आप इसको 1 गुणा 23 लिख सकते हैं। 29 का भी कोई गुणनखंड नहीं बनता है, लेकिन आप इसको 1 गुणा 29 लिख सकते हैं। और जब आप HCF निकालेंगे, HCF बराबर तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है? तो 1 है, जो तीनों में ही कॉमन है, तो HCF 1 आ जाएगा। और LCM के लिए आप क्या करेंगे? जो तीनों में कॉमन है वो लिखिए, और बाकी जो कॉमन नहीं है, जैसे कि 17, 23, 29, 17 गुणा 23 गुणा 29, तो जब आप इन सब की गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर मिलेगा 11339। ये आपका आंसर आ जाएगा 11339। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसमें जांच ओच तो कुछ करना नहीं है, बस HCF और LCM ही निकालना है। इजी क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। अब थर्ड पॉइंट लेते हैं। इसमें हमें दिया है 8, 9 और 25 दिया है। 8 दिया है, 9 दिया है और 25 दिया है। तो जब आप 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 का गुणनखंड तो बहुत इजी है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का क्या करेंगे? 3 गुणा 3। 25 का क्या होगा? 5 गुणा 5। खत्म। और जब आप HCF निकालेंगे तीनों नंबर्स का, 8 का, 9 का, 25, ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तीनों नंबर का HCF निकाल रहे हैं तो जो सब में कॉमन है, तो कोई नंबर है जो सब में कॉमन मिला है आपको? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कॉमन, सभी में तो कॉमन कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, 1 और लिख लेते हैं, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 तो सभी के फैक्टर में आता है। तो अब हमें तीनों में 1 कॉमन मिल जाएगा, तो हमारा काम हो गया कम से कम। वरना तो कुछ कॉमन ही नहीं मिलता, तो फिर क्या मतलब? इसका मतलब थोड़ा है कि इसका HCF नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पर आप एक कॉमन लेके HCF लिख सकते हैं। और फिर आप LCM और निकाल लीजिए। LCM किन नंबर्स का? 8, 9 और 25 का। तो जो सब में कॉमन है उसको तो एक बार लिखिए। अच्छा, क्या कोई नंबर है जो 2 में भी कॉमन हो? किन्हीं 2 में भी कॉमन वाला कोई नंबर नहीं है, तो बाकी जो बचा सबको लिख लीजिए। 2 को यहाँ 3 बार लिखिए, 3 को यहाँ 2 बार लिखिए, 5 को भी 2 बार लिखिए, और फिर आप सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मिलेगा हमें सबका मल्टीप्लाई में 1800। अगर आप सबकी मल्टीप्लाई करेंगे
2 दूनी 4 दूनी 12, 12 3 36 और फिर बाकी सबका कर देंगे तो इस तरह से आपको 1800 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हमें एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है। कह रहा है एलसीएम निकालिए 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें हमें जो दिया गया है कि जो एचसीएफ है किन दो नंबर्स का, 306 का और 657 का, वो दिया हुआ है 9 दिया है। कह रहा है कि जो एलसीएम है 306 और 657 का वो ज्ञात कीजिए। सॉरी। तो हमारे पास फॉर्मूला है, सूत्र क्या है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी कि आप लिखेंगे a गुणा b बराबर HCF किन दो नंबर्स का, a और b का, फिर गुणा LCM किन दो नंबर्स का, a और b का। तो a और b दो संख्याएं कौन सी हैं, ये रही दोनों संख्याएं, ये आपका a है और ये आपका b है। तो a की जगह पर आप लिखेंगे 306 और b की जगह पर 657 और फिर HCF a और b की जगह पर आप लिखेंगे 306 और फिर 657, फिर गुणा LCM a की जगह पर लिखेंगे 306 और b की जगह पर 657। अब हमें ये चीज, इसका मान तो दिया हुआ है 306 और 657 का HCF कितना दिया है 9, तो इसकी जगह 9 आएगा। फिर गुणा LCM हम ज्ञात करना चाहते हैं 306 का और 657 का। तो आप कैसे लिखेंगे, जब आप LCM निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का तो 9 बटे में चला जाएगा। तो LCM 306 और 657 का जो आएगा वो आएगा 306 गुणा 657, 9 गुणा में है बटे में जाएगा। अब आप इसको काट लीजिएगा, मैं 9 से काट देता हूँ। 9 3 27 और 3 27, 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। अब हम 34 और 357 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 2 2 3 3 8। तो यही है हमारा LCM 306 और 657 का। कितना आया है, 22338। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जब आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, अतः LCM किन दो नंबर्स का, 306 और 657 का, बराबर आ जाएगा 22338। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो 4 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। बाकी के जो इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनको मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन ठीक है।